हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक वे। आज हम बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग वीडियो में मिल रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी यार, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो सबकी तबीयत लगभग खराब ही चल रही है, तो उस वजह से खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो आज मैं आपको जो वीडियो बनाने वाली हूँ, आज वो वीडियो है, जैसे आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, IDBI जैम का नोटिफिकेशन आया है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पिछले साल IDBI जैम का एग्जाम क्लियर किया था, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे एग्जाम आता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या मतलब लेवल क्या होता है एग्जाम का, और किन किन को भरना चाहिए, आपको क्यों भरना चाहिए, क्यों नहीं भरना चाहिए। ठीक है, आज हम सारी बात करेंगे और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। मतलब अगर आपको प्रॉपर देखना है कि हाँ हमें क्यों भरना चाहिए और क्यों नहीं भरना चाहिए, तो यू शुड वॉच द होल वीडियो। ठीक है, आज हम बात करते हैं। पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है और कैसा लेवल होता है। तो देखो, प्री तो होता नहीं है, इसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है जैम के पेपर में। ठीक है, एक ही एग्जाम होता है, प्री और मेंस का मिक्सचर मान सकते हैं हम, जिसमें GA भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग सब आता है। ठीक है, और जो लेवल है वो हम मान सकते हैं RRB क्लर्क लेवल मान सकते हैं। टेक्स्ट बुक में मॉक्स दे रखे हैं, मैंने 2 या 3 मॉक्स लगाए थे और फर्स्ट मॉक मैं आपको बता देती हूँ, मेरे 97 मार्क्स आए थे और वो मैंने ऐसे ही लगाया था कि मेरे को पता नहीं था, पैटर्न भी नहीं पता था मुझे, तो मैंने ऐसे ही लगाया था। तो मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। सबसे पहले इंग्लिश आती है 40 मार्क्स की, इसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है। जैसे हम और एग्जाम्स का पैटर्न देखते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है इसका। इंग्लिश में 40 मार्क्स का आता है, ये सेम ही रहता है और सारे एग्जाम्स की तरह, लेकिन फर्क कहाँ आता है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग और DIs एक अलग से सेक्शन आता है इसमें, मतलब मिक्स सेक्शन आता है 60 मार्क्स का। 40 जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और 20 जो है वो DIs के क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग कैसे होती है, रीजनिंग फुल होती है जिसमें मिसलेनियस भी आएगा, आपका पजल्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा। लेकिन जो 20 क्वेश्चंस होते हैं एक्स्ट्रा, जो 40 प्लस 20 60, जो 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं पजल्स के क्वेश्चन, वो सॉरी DIs के क्वेश्चन, क्वांट के। और एक अलग से सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि 40 मार्क्स का आता है, उसमें DIs नहीं आती। DIs क्योंकि पहले सेक्शन में इन्होंने दे दी, तो ये क्या करते हैं, इसमें सिर्फ मिसलेनियस और अरिथमेटिक पार्ट ही देते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इसमें अलग से सेक्शन आता है। और GA और कंप्यूटर क्या आता है, मिक्स आता है। 40 क्वेश्चन GA के आते हैं और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। ठीक है, तो पिछले साल मैंने दिया था, तो जब मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक लगाया था उस टाइम मुझे पैटर्न पता नहीं था, तो मैंने मॉक ऐसे ही लगा लिया था। और मैंने DIs, जो रीजनिंग और DIs वाला सेक्शन है उसमें सिर्फ रीजनिंग अटेम्प्ट करी थी 40 मार्क्स की, और मैंने पता ही नहीं था मुझे कि DIs भी दे रखी है इन्होंने उसमें, तो मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया था। मेरे 97 मार्क्स आए थे उसमें। ठीक है, मॉक में अभी तक पिछले साल का इन्होंने स्कोर कार्ड ही नहीं दिया है, तो मुझे मार्क्स पता ही नहीं है कि मेरे पेपर में कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, लेकिन हाँ उसमें मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो मे भी मेरे को लगता है कि 90+ ही आए होंगे। और जो उसके बाद में क्या प्रोसेस होती है, आपको पेपर देना है, पेपर के बाद में रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू के बाद में जो है सिलेक्टेड पर्संस जो है उनका मेल आता है कि आपकी ज्वाइनिंग क्या कुछ है। और मैंने क्यों एक्सटेंशन लिया था, मैंने क्यों IDBI ज्वाइन नहीं किया, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पैटर्न की बात कर ली और हमने उसके बाद में लेवल की बात कर ली, कैसा लेवल आता है। उसके बाद में अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैंने फॉर्म क्यों भरा था। मैंने फॉर्म इसलिए भरा था क्योंकि उस टाइम के बीच में कोई भी पेपर नहीं था और मुझे जो SBI JE है वो मेरा अच्छा हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को लगा नहीं था कि होगा नहीं, पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरा नहीं हुआ था SBI JE। लेकिन उसके पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था, तो मेरे को लगा कि चलो हम रिस्क क्यों ले, अगर SBI JE नहीं हुआ तो मेरे पास इस साल नौकरी हो जाएगी, तो मैं इसलिए भर देती हूँ IDBI जैम। ठीक है, क्योंकि मेरे को जॉब चाहिए थी। 1 साल हुआ था मुझे तैयारी करते हुए, मतलब 1 साल मैंने पूरे पेपर दिए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि यार पूरे साल में एक भी पेपर नहीं निकला, तो कम से कम ये भर देती हूँ, एटलीस्ट अगर निकल गया तो जॉब तो होगी ना, मतलब पेरेंट्स को कहने के लिए कुछ तो होगा ना कि हाँ भाई एक पेपर निकल गया है। ठीक है, चाहे अब देखो ये गवर्नमेंट तो नहीं है, इसके जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है अभी भी, लेकिन हाँ ये है कि बिक सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको ये क्यों भरना चाहिए। देखो, अगर आपको मोटिवेशन की नीड है कि भाई पूरे साल में एक भी पेपर नहीं निकला, या मेरे को तैयारी करते हुए 2 साल हो गए एक भी पेपर नहीं निकला और कुछ होगा या नहीं होगा, तो आपको ये पेपर जरूर भरना चाहिए क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है और आपके पेपर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, आप ज्वाइन करो या ना करो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन इससे होगा क्या, आपका मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप एक एग्जाम निकाल देते हो ना, आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि हाँ यू आर कैपेबल इनफ टू क्रैक दैट 1 एग्जाम, तो आप क्या करते हो, आप में मोटिवेशन आ जाता है। आप सोचते हो कि हाँ यार ये निकल गया तो अब और तो निकाल ही दूंगा, इसमें इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने इंटरव्यू क्रैक किया है, मैंने, और सबसे बड़ी बात आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोचते हो कि भाई मैंने पेपर निकाला है, मैंने इंटरव्यू क्रैक किया है, तो मैं और एग्जाम्स भी निकाल सकता हूँ, क्लैरिकल लेवल निकाल सकता हूँ, मैं IBPS PO निकाल सकता हूँ। देखो मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने फॉर्म भरा,
पेपर दिया, पेपर क्योंकि एसबीआई जे के टाइम से हम पढ़ रहे थे, बाद में भी पढ़ रहे थे, तो मैंने फॉर्म भर दिया था और मैंने पेपर दिया। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा पेपर हुआ था। उसके बाद में मैंने शायद 129 या 128 अटेम्प्ट्स किए थे, मुझे याद नहीं है, और मतलब किए इसमें 120 प्लस ही थे, ठीक है। तो अब मैंने क्या हुआ था कि मैंने पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मेरी जीए भी बहुत अच्छी हुई थी उस पेपर में, कंप्यूटर सब कुछ अच्छा हुआ था। फिर उसके बाद में मेरे को पता था मेरा निकल जाएगा। उसके बाद में वो निकला, मैंने इंटरव्यू दिया। वो मेरा इंटरव्यू का पहला एक्सपीरियंस था, जो कि मैं शेयर करूंगी जरूर कि कैसा हुआ था, क्या हुआ था, कुछ सब कुछ शेयर करूंगी। वो मेरा इंटरव्यू का पहला एक्सपीरियंस था और मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था उस पेपर में। और जब मैं इंटरव्यू देके आई थी तो मुझे पता था कि ये पेपर मेरा निकल जाएगा। और वो जब निकला पेपर, जब रिजल्ट आया कि हाँ आपका पेपर निकल चुका है, यू आर सिलेक्टेड, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है। जब आप घर में बताते हो कि हाँ एक पेपर निकल गया है, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हाँ कर लेगी, कर सकती है, कर लिया है, कुछ तो किया ना। तो इसीलिए उसके बाद में मुझे एक अलग से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार ये पेपर निकल गया, इंटरव्यू भी क्रैक कर दिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, डरने वाली कोई बात है नहीं। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर सकती हूँ और आईबीपीएस पीओ मेरा बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो एक अलग चीजें होती है कि नहीं हुआ, लेकिन आरआरबी पीओ क्रैक हुआ ना, सारी मेहनत एड ऑन होके काम आती है। तो वही बात है कि अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया मेहनत करते करते कुछ भी नहीं हो पा रहा है, एकदम डीमोटिवेट हो गए हैं, तो यू शुड फिल दिस फॉर्म। और लेकिन अगर आपको लगता है कि यार इस साल मैं गवर्नमेंट ही चाहिए मुझे और मैं गवर्नमेंट ही निकालना चाहता हूं, तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, आप मत भरना। क्योंकि आपको मतलब सैलरी 45-49 समथिंग, क्लरिकल लेवल जितनी सैलरी है, क्लरिकल लेवल थोड़ी ज्यादा ही है, 49 समथिंग सैलरी मिलेगी आपको। लेकिन आपको जो है प्राइवेट बैंक का एक वो रहेगा कि हाँ प्राइवेट बैंक है, मेरे को गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो आपको एक प्रेशर भी रहेगा जॉब के साथ साथ। अगर आपको मिल जाती है तो आपको प्रेशर रहेगा कि मेरे को पढ़ना भी है। अब सेकेंड थिंग हम बात कर लेते हैं, ये हमने बात कर ली किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए, आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने जो एग्जाम क्लियर किया था, मेरा जो रिजल्ट आया था वो आया था अगस्त में, हाँ अगस्त या सितंबर में रिजल्ट आया था। मेरी डीवी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गए, एवरीथिंग वाज डन। अब मेरा जो था, इन्होंने बहुत धीरे धीरे ट्रेनिंग्स भेजी थी बच्चों की, कि बैचेस में भेज रहे थे, ये 100 की बैचेस में, शायद 676 बच्चे थे मेरे वाले, जो हम पिछले साल मैंने क्रैक किया था एग्जाम, 676 वैकेंसीज थी। तो क्या हुआ, ये बहुत धीरे धीरे, तो मेरा जो नंबर है वो आया था 15 दिसंबर को मेरा मेल आया था कि आपको इन्होंने बुलाया है। और मेरा 28 दिसंबर को पेपर था, आरआरबी पीओ मेंस था। तो मैंने सोचा यार जॉब जरूरी है, अभी तक आईबीपीएस पीओ नहीं निकला, आरआरबी क्लर्क मतलब एसबीआई जे इतना अच्छा नहीं हुआ, आईबीपीएस क्लर्क सही हुआ है, लेकिन तो मेरे को लगा कि मैं आरआरबी पीओ मेंस नहीं दे रही हूँ, मैं आरआरबी पीओ मेंस नहीं दे रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मतलब ज्वाइन कर रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या हुआ कि फ्लाइट बुक कर ली थी, मेरी हैदराबाद ट्रेनिंग थी और मैंने जाना था। बट भगवान चाहता था कि मैं पेपर दूं आरआरबी पीओ मेंस, क्योंकि शायद दैट वाज डिस्टाइंड फॉर मी टू क्लियर द आरआरबी पीओ एग्जाम। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने फ्लाइट बुक कर ली थी, मैं दिल्ली पहुंची और वहां जाकर के मुझे पता लगा, दिल्ली पहुंच चुकी थी, मुझे जाकर के पता लगा कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। सुबह 6 बजे की मेरी फ्लाइट थी और फ्लाइट रात को मुझे 11:30-12 बजे पता लगता है कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। मैं क्या करूं, आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे एक फ्रेंड जो कि लगा हुआ था ऑलरेडी, मेरे साथ ही लगा था, लेकिन उसकी आ गई थी ज्वाइनिंग पहले ही, मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा कंडीशन है, उसने मुझे एजीएम का नंबर दिया, मैंने एजीएम को मैसेज किया क्योंकि 12 बज चुके थे, मतलब 11:30-12 का टाइम था। मैंने एजीएम को मैसेज किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरी फ्लाइट 6 बजे की थी, कैंसिल हो चुकी है। उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, वो अवेलेबल थे उस टाइम, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ जाओ। और मैंने उनको बोला कि सर नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो 23,000 की हो रही है, मैं इस टाइम पे इतना नहीं पे कर पाऊंगी। तो उन्होंने मेरे को बोला 23,000 इज वेरी मच अमाउंट, तो आप एक काम करो, आप एक्सटेंशन डालो। तो मैंने एक्सटेंशन डाला, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एचआर तक पहुंचाई, एचआर ने मतलब मेरा शायद मेल देखा होगा, फिर मैंने 4 डेज तक वेट किया, उसके बाद में मुझे कोई मेल नहीं आया, कोई मेरा एक्सेप्टेंस का मेल मुझे नहीं आया, मुझे लगा कि मेरा एक्सटेंशन जो है मुझे वो होगा ही नहीं एक्सेप्ट। फिर मैंने एचआर को फोन किया, मतलब उन्होंने मेरे को एचआर का नंबर प्रोवाइड करवाया, मैंने एचआर को फोन किया और फिर एचआर ने मुझे बोला कि इट्स ओके, मैं आपका जो है एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वैलिड आपका रीजन था, ऐसा कुछ था नहीं कि नॉनसेंस कुछ भी आपने बोला और मैंने मान लिया, एक वैलिड रीजन था क्योंकि वो सच में वैलिड था। और फिर मैंने एक्सटेंशन मेरा हो गया था, मतलब बिना चाहते हुए मैंने एक्सटेंशन डाला और आरआरबी पीओ का मेंस का पेपर दिया, जो मैं छोड़ने वाली थी, जो मैं नहीं देने वाली थी, और आरआरबी पीओ का मेंस का पेपर दिया और वो मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ था और वो मेरा निकल गया था। और आगे का आप जानते ही हैं, तो और आगे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगी कि फिर मैं क्यों मतलब इतना फंस गई थी कि वाई इट वॉज ऑलरेडी डिस्टाइंड। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके इस रिलेटेड और कोई डाउट्स हुए आईडीबीआई जैम के रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं।